तो आज हम इकोनॉमी के 9th चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया में प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम देख चालू करते हैं। कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज द इंडियन मनी मार्केट इज़ लेस डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। तो जो एडवांस कंट्रीज़ है अलग अलग, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अमेरिकन कंट्रीज़, उनके मुकाबले में इंडिया का मनी मार्केट लेस डेवलप्ड है, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब साइज़ में और लिक्विडिटी में। तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन मनी मार्केट के, वो कौन से तो पहला है डुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट। डुअल स्ट्रक्चर मतलब दो टाइप का स्ट्रक्चर, दो मनी मार्केट का। तो कौन सा है वो? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हमने आगे पढ़ा था अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो द प्रेजेंस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द मनी मार्केट लीड्स टू डिजीट। तो इनकी वजह से, ये दोनों मार्केट होने की वजह से, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, उसकी वजह से क्या होता है कि मनी मार्केट में डिसइंटीग्रेशन आता है, मतलब ये इंटीग्रेट नहीं रहता मार्केट, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब क्या हो रहा है मनी मार्केट में वो सब मालूम नहीं पड़ता है, और इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं मार्केट में, कभी भी चेंज होता रहता है। ये सब उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं मार्केट। तो द अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट लैक्स कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं रहता, एंड डू नॉट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द आरबीआई। और वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहता, किसके? आरबीआई के। आरबीआई का उसके ऊपर कोई सुपरविजन या फिर कंट्रोल नहीं रहता अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब वो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है, कभी भी ज़्यादा कम होता रहता है। तो क्या है, हम पढ़ते हैं, तो द मनी मार्केट comprises of various entities such as commercial banks, cooperative, non-bank finance companies, development finance institutions, investment companies. The category of borrowers is also different. तो ये मनी मार्केट रहता है वो, उसमें कौन से सब कौन कौन आते हैं? कमर्शियल बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये सब आते हैं। तो ये जो इनमें से जो कैटेगरी ऑफ बोरोवर है वो सबके लिए अलग अलग है, तो उसको जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चेंज होते रहते हैं, यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं मतलब। और थर्ड है शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो मनी मार्केट इन इंडिया फेजेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स। तो सेविंग्स इनअप्रोप्रिएट या फिर इनएडिक्वेट सेविंग्स ना होने के कारण फंड का शॉर्टेज आता है मनी मार्केट में। तो जो लो पर कैपिटा इनकम है इंडिया में वो लो है, और पुअर बैंकिंग हैबिट्स है, मतलब बैंकिंग का नॉलेज नहीं है लोगों को, लोगों में, या फिर इंटेलिजेंस इन वेस्टफुल कंजप्शन, या इसका मतलब कि जो ऐसे चीज़ों का कंज्यूम करना जिससे कल या फिर जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होता हो, या फिर ऐसे चीज़ खरीदना जिसका कोई अल्टीमेट बेनिफिट ना हो, वैसे में पैसे खर्च कर देना, या फिर इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरियाज एट्सेट्रा हैव ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव फंड्स इन द मनी मार्केट। तो इन सब रीजंस के वजह से शॉर्टेज ऑफ फंड्स है मनी मार्केट में, पैसों की कमी आती है मनी मार्केट में। तो कौन सा लो पर कैपिटा, मतलब पर इंडिविजुअल इनकम है वो है लो इंडिया में, और पुअर बैंकिंग, लोगों को बैंकिंग के बारे में नॉलेज नहीं है और बैंकिंग की फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ये सब रीजंस है शॉर्टेज ऑफ फंड्स के। तो फोर्थ है सीजनल फ्लक्चुएशंस। तो डिमांड फॉर फंड्स वेराइज एज पर द रीजंस। During the peak season from October to June, finance is required on a large scale for various purposes such as trading in agriculture produce, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेट्रा। दिस रिजल्ट्स इन वाइड फ्लक्चुएशंस इन द मनी मार्केट। तो इंडिया का जो मनी मार्केट है उसका मेन चौथा प्रॉब्लम क्या है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस, मतलब सीज़न टू सीज़न, मतलब मंथ कुछ महीनों के बाद फ्लक्चुएशंस आते हैं मनी मार्केट में। और जो अक्टूबर और जून का महीना है, ये सब अक्टूबर से जून लेके, वहाँ पर उस समय में जो फाइनेंस की ज़रूरत रहती है या फिर फ़ंड की ज़रूरत रहती है वो बहुत बड़े लेवल पे ज़रूरत होती है, बहुत फ़ंड की एकदम जो रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो और ये चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से मनी मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं सीजन्स के हिसाब से, मतलब मंथ के हिसाब से। तो वो फिर बाद में फ़ंड किसके लिए मेन रिक्वायरमेंट होती है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे ट्रेडिंग हुआ एग्रीकल्चर में, या फिर इन्वेस्टमेंट करना है किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में। तो इन सब रीजन्स की वजह और इसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो फिफ्थ है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो
तो फिफ्थ है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सब एरियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन कवर नहीं है अच्छे से, बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है पूरे जो रूरल एरियाज़ है और जो वीकर सेक्शंस है या फिर वल्नरेबल ग्रुप्स है, तो जो कि उनकी लो इनकम ग्रुप्स है, वो सब वल्नरेबल ग्रुप्स हुए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है बैंकिंग फैसिलिटीज़ का एरिया में, और फिर बाद में इसकी वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है। तो इन लोगों को अच्छा सा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए जिससे कि वीकर सेक्शन हुए या फिर जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनको भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कराई जाए। सिक्स है डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो एक जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बैंक्स में या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड नहीं है या फिर एकदम अपग्रेडेड नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मनी मार्केट का डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से जो मनी मार्केट का काम काज है वो भी अच्छे से एफिशिएंटली कैरी आउट नहीं हो पाता। और अभी है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द मार्केट मनी मार्केट। तो अभी ये सब रिफॉर्म्स दिए गए हैं जो कि मनी मार्केट में लाए गए हैं। तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स इन द मनी मार्केट। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स ऑफ वेरिंग मैच्योरिटी पीरियड्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी वजह से क्या हुआ कि मनी मार्केट में थोड़े रिफॉर्म्स आए। तो ये रिफॉर्म्स ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए इनके बारे में थोड़ा आप पढ़ना तो पढ़ सकते हो डिटेल में। तो ये जो ट्रेजरी बिल्स है ये अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड्स के लिए, मतलब कि जैसे पहले समझो कि 1 साल का ही होता था मैच्योरिटी बिल्स, तो अभी 6 महीने का आया, 8 महीने का और 1 साल में 1 महीने का, तो 1 साल का। तो ये सब वेरिएशन अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के ट्रेजरी बिल्स आए, और कमर्शियल पेपर हुए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हुए और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। और सेकंड है आरबीआई का जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है वो इंट्रोड्यूस किए गए मनी मार्केट में। कौन से सिस्टम के तहत? अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो आपको ये सब टर्म्स के खाली नाम याद रखने हैं, इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा। थर्ड, इंटरेस्ट रेट्स टू बी लार्जली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। तो थर्ड रिफॉर्म ये है कि इंटरेस्ट जो भी आरबीआई या फिर बैंक्स डिसाइड करते हैं तो वो मार्केट फोर्सेस जो भी है कि सप्लाई और डिमांड उनके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, ना कि कोई इंस्टीट्यूशन या फिर अथॉरिटी कंट्रोल करे उनको। तो फोर्थ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या फिर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, जो कि चेक्स या फिर बैंक पेमेंट में यूज़ करते हैं बड़े बड़े बिजनेस या फिर कंपनीज। तो वेयर इंट्रोड्यूस एज एन इम्प्रूव्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पेमेंट करने में आसानी आ पाए इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल मीडियम के थ्रू बड़े बड़े अमाउंट्स। तो ये फिर लाया गया और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाया गया जिससे कि पेमेंट या फिर बैंकिंग सिस्टम या फिर मनी मार्केट अच्छे से काम कर पाए, स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर कौन कौन से वो बताए गए हैं। तो पहला है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस यूनिट्स, small and marginal farmers, micro and smaller industries, and other unorganized sector entities through high technology but low cost operations। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनका मेन एम क्या है कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो प्रमोट करे इनके बीच में, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है और वीकर सेक्शन है उनके बीच में। तो कौन से मीडियम के थ्रू, जैसे कि क्रेडिट सप्लाई करना किनको, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स है उनको, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास 1 हेक्टर या फिर 0 उससे कम लैंड है उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना, या फिर लोन, या फिर जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना। और फिर बाद में जो भी हाई टेक्नोलॉजी उसके थ्रू ये सब इजी करना, और बाद में उसके जो काम करने के जो ऑपरेशंस है वो उनका लो कॉस्ट होना चाहिए ताकि ये एफिशिएंट हो पाए।
और पेमेंट बैंक्स ये सेकंड रिफॉर्म रिसेंट डेवलपमेंट है बैंकिंग सेक्टर में। तो हो गया है पेमेंट बैंक इज़ लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशन बट कांट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स। तो इसका मतलब कि ये बैंक पेमेंट बैंक भी एक दूसरे बैंकों की तरह है, पर ये स्मॉल लेवल पे काम करता है, जिसमें कि जो लोन देने का रिस्क है वो नहीं रहता, क्रेडिट रिस्क। तो फिर जैसे कि सिंपल वर्ड में इधर क्या होता है कि ये जितने भी बैंकिंग के जो भी अलग अलग बैंक्स हैं, मेन बैंक्स, उनके जैसा ही पूरा एकदम उसका ऑपरेशन रहता है, पर ये इशू नहीं करता क्रेडिट कार्ड्स हुए, जैसे कि लोगों को दिया जाता है बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड्स या फिर एडवांस में लोन दिया जाता है, वो सब ये काम नहीं करता इन सब चीज़ों में। तो ये डिमांड डिपॉजिट तो ले सकता है 1 लाख रुपए तक और फिर ऑफर कर सकता है रेमिटेंस सर्विसेज जैसे कि मोबाइल पेमेंट और ट्रांसफ़र परचेसेस एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि एटीएम या फिर डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग एंड थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र। तो ये सब ये फंक्शन कैरी आउट करता है, लेकिन जो एडवांस में लोन देना है या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करने ये काम नहीं करता ये, और डिपॉजिट सिर्फ 1 लाख रुपए तक लेता है। और यूनिवर्सल बैंक्स, universal bank refer to those banks that offer a wide range of financial services such as commercial banking, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अदर एक्टिविटीज, स्पेशली इंश्योरेंस। तो यूनिवर्सल बैंक्स वो बैंक है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऐसे ऐसे जो भी सर्विसेज है बैंक्स के वो प्रोवाइड कराते हैं एकदम लार्ज अच्छे लेवल पे। और जैसे कि ये इधर एग्जांपल भी दिया है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग और अदर एक्टिविटीज़ और इंश्योरेंस भी। तो एक मल्टीपर्पज़ और मल्टी फाइनेंशियल बैंक है, और जो कि बोथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कराता है एक ही मीडियम से, एक ही मतलब बैंक से। और लोकल एरिया बैंक ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी अगस्त 1996 में, ताकि जो मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग्स है, मतलब रूरल एरियाज़ में जो भी सेविंग्स की गई है लोकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उनको बैंक में लाया जा सके और एंड मेक देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लोकल। और उनको फिर मोबिलाइज की हुई जो भी फंड्स है या फिर सेविंग्स है उनको इकट्ठा करके बाद में जो भी लोकल एरिया में डेवलपमेंट करना है उधर इन्वेस्टमेंट करके उधर डेवलपमेंट करें। और इसको जैसे क्या मदद मिलता है कि जो दिस हेल्प्स टू ब्रिज द गैप इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर्म वर्क इन दी रूरल इन एंड सेमी अर्बन एरियाज़। तो जो क्रेडिट का गैप है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में उसको ये फिल करता है ये लोकल एरिया बैंक्स इसकी वजह से। और इसकी वजह से जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है इन एरिया में कम रही थी वो भी बढ़ जाती है। तो अभी हम दूसरा जो मनी मार्केट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हम देखने वाले हैं कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इसका तो मीनिंग देख लेते हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और बाकी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो कैपिटल मार्केट इन इंडिया, इसका मतलब क्या है, मीनिंग दिया है कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ इक्विटी एंड डेट रेस्ड विद इन दी एंड आउटसाइड द कंट्री। तो कैपिटल मार्केट ये है जो कि लॉन्ग टर्म फंड अगर किसको लेना है, किसमें इक्विटी और डेट में, तो वो ले सकता है कंट्री में से भी और कंट्री के बाहर से भी। और इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कंट्री की इकोनॉमी में अगर अच्छे से डेवलपमेंट कराना है या फिर एकदम रैपिड ग्रोथ करवानी है इकोनॉमी की, तो उसमें मनी कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। और फिर बाद में ये एक फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो कंट्री का है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो डिमांड रहती है लॉन्ग टर्म फंड की, वो कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, ट्रेड से आती है और इंडस्ट्री से आती है। तो इंडिविजुअल जो सेवर्स रहते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग्स हुई या फिर बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज या फिर स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब सप्लायर है कौन किसके, लॉन्ग टर्म फंड्स के। तो जो लॉन्ग टर्म फंड चाहिए रहता है वो सब इन जगहों से आता है, इंडिविजुअल सेवर्स से, कॉर्पोरेट सेविंग्स या फिर बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब जगहों से। तो ये अभी स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, इसका थोड़ा इसके बारे में बताया है। तो द कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, तो कैपिटल मार्केट इंडिया में वो किन से बना है, एक तो है गिल्ट एज या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट से, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट से और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज।
इन सब से बना है। तो ये एक थोड़ा आपको इंडिया का कैपिटल मार्केट है उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया है गया, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट जो हमने अभी ये पढ़ा था, तो इसका ये अच्छे से स्ट्रक्चर दिया है और इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे।